Hello students, today we are going to discuss about your last topic, present continuous tense. Present continuous tense. कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पूरा डिस्कस किया, तो उसमें आपको महत्वपूर्ण है कि उसके जो यूजेस है वो आप याद रखें। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी हमने काफ़ी बातें डिस्कस की, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक बात पर विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक है, आप चाहे किसी भी लेवल में पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप किसी क्लास के स्टूडेंट हो, एक बात हमें कौन सी याद रखनी है कि जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, आप देखिए कोई भी आप स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है, और किसी भी टेंस का बनाएं, तो उसमें अंतर क्या आता है ये थोड़ा सा हमें दिमाग में बिठाना है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग। देखिए, जैसे हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी, ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है इसकी मेन वर्ब को, और मेन वर्ब इसमें कौन सी आती है, आईएनजी फॉर्म, जिसको हम बिफोर कहते हैं, और इसके बाद अगर कुछ है सीएस वो पीछे आ जाएगा। ध्यान देना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद यदि आप नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इस एम के साथ क्या लगा दोगे, नॉट, फिर आ जाएगा बिफोर, और उसके बाद अन्य जो कुछ है वो आ जाएगा। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में हमें पता है दो तरह के स्ट्रक्चर हमें काम में लेने होते हैं। पहला स्ट्रक्चर तो होता है यस नो टाइप, आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए, जिसमें हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आ गई इसकी, और उसके बाद अन्य जो कुछ है वो पीछे। और यदि हम क्वेश्चन वर्ड वाला बनाए तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिफोर और अन्य। ध्यान देना बच्चों, जिस बात पर हम थोड़ा सा ध्यान देना चाह रहे हैं वो क्या है, इसके द्वारा मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पीछे और आगे जो भी टेंस हम पढ़ेंगे ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो। एफर्मेटिव जब कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाओ, किसी भी सेंटेंस का बनाओ, तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर क्या आएगी, क्या आएगी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब। केवल दो टेंस की बात को आप थोड़ा सा अलग रखें। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ सीधी मेन वर्ब यूज होती है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि जो वर्ब है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब होती है कि नहीं, वर्ब के दो पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन दोनों के स्थान पर सीधी क्या यूज होगी, मेन वर्ब होगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। बाकी और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, तो इनमें सीधी मेन वर्ब यूज होती है, बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों अलग अलग यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, जो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है, ठीक है। मेन वर्ब ऑर्डिनरी होती है, जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, जिनको हम डिक्शनरी में कंसल्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, अगर नेगेटिव बनाओगे आप तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। अब अफर्मेटिव को छोड़ दें, बाकी सब में स्ट्रक्चर आपका इसी तरह से बनेगा। बदलेंगे हम क्या, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू या डच, और मेन वर्ब क्या आ जाएगी, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही प्रश्नवाचक की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या आ जाती है, यहाँ डू या डच, और मेन वर्ब क्या आ जाती है, यहाँ वी वन। डब्ल्यू एच वर्ड वाले में
हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ क्या आ जाती मेन वर्ब। तो आप ध्यान से ये देखें कि केवल परिवर्तन किस में होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में होता है, बाकी सबके स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं। ठीक है, विशेष कंडीशन कुछ बनती हैं उसको आप बताएंगे, ठीक है, लेकिन सामान्य जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशन अलग अलग तरह की हैं जिसमें हम वाक्य को जोड़ते हैं, लेकिन टेंस का यूज होगा तो वो इस तरह से इसमें यूज होगा। ठीक है, यहाँ अंतर थोड़ा सा किस में आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीधी मेन वर्ब यूज होती है, बाकी एक पास्ट इंडेफिनिट में सीधी मेन वर्ब यूज होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों यूज होती है। ठीक है, ठीक है, ये दूसरी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हमने यूजेस पढ़ाए थे वो यूजेस आप ध्यान से देखें, वो बहुत महत्वपूर्ण है और काम के हैं, उनमें से कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ये हम पहले कर चुके थे। अब महत्वपूर्ण बात इसमें कौन सी होती है टेंसेस में, चाहे आप कोई सा भी टेंस पढ़ो, महत्वपूर्ण बात होती है इनके यूजेस क्या हैं, ये कहाँ काम आता है। जो पहचान हम पढ़ते हैं जैसे राय, रहिए, रहे, ताए, थिए, थे, ये केवल थोड़ा समझाने के लिए बच्चों के स्तर से होते हैं, लेकिन जब हम किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें काम क्या आएगा, हमें इसके यूज काम आएंगे। कौन सी कंडीशन में इसका यूज करना है, तो इसमें हम देखो डिस्कस कर चुके थे। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन क्या थी कि जब कोई कार्य हमारे स्पीकिंग के टाइम बोलते समय चल रहा है, जब कोई काम बोलते हुए चल रहा है तो उस कंडीशन में जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आई एम टीचिंग यू, जब कोई काम बोलते हुए चलता है तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं। जब कोई काम रुक रुक करके चलता है जैसे माई फ्रेंड इज राइटिंग अ स्टोरी, तो आप ध्यान दें इसमें काम लगातार नहीं कर रहा है, वो रुक रुक के, क्योंकि एक साथ तो वो स्टोरी लिखेगा नहीं, थोड़ा रुक रुक करके कई दिनों में उसको लिखेगा या फिर बीच में गैप दे के लिखेगा। तो जो बोलते समय काम चल रहा है उसमें और जो रुक रुक कर चल रहे हैं उसमें, तो ये दोनों कंडीशंस में हमें क्या लगाना है, दोनों कंडीशन में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, और इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रोग्रेस दिखाई जाती है। तो ये बात हम पढ़ चुके थे। ठीक है, दूसरा हम देखें, तीसरा इसमें परिवर्तन हम नियम हम रूल इसमें देख लें कि यदि हम कोई डेवलपमेंट या चेंजेस की बात करें, अगर कोई परिवर्तन बता रहे हैं या कोई विकास बता रहे हैं, तो डेवलपमेंट या चेंजेस को बताने के लिए भी हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लें, जैसे एक एग्जांपल लिखेंगे हम, हाउस प्राइसेस आर गोइंग, हाउस प्राइसेस आर गोइंग अप अगेन, मकान की कीमतें पुनः बढ़ रही हैं। तो यहाँ देखो क्या दिखा रहे हैं, चेंज या डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। इस वक्त में आप देखें गोइंग अगेन, ठीक है, तो ये एग्जांपल इसका हो गया। डेवलपमेंट या चेंज दिखाने के लिए हम क्या लिखेंगे, इस तरह से यूज करेंगे। और देखो एक और आप लिखेंगे इसमें कि नियर फ्यूचर का कोई अगर प्रोग्राम हम दिखा रहे हैं, नियर फ्यूचर के प्रोग्राम को दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें स्पेशली विशेष रूप से हमें याद क्या रखना है कि जो वर्ब होगी वो किसको डिनोट करेगी, वर्ब डिनोटिंग मूवमेंट, यानी कि वर्ब गति वाली होनी चाहिए। यानी कि गति वाली जो क्रियाएं हैं, गति वाली क्रियाएं अगर वाक्य में आ रही हैं तो और उसमें नियर फ्यूचर आ रहा है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम बताएंगे। जैसे आप एग्जांपल लिख लें, जैसे एग्जांपल लिखें, वी आर गोइंग टू, इस बात को हम थोड़ा सा डिस्कस फ्यूचर एक्शन में पढ़ेंगे। ये बात हमने बताया कि फ्यूचर टेंस होता नहीं है, फ्यूचर टेंस हम एक्सप्लेन करते हैं।
फ्यूचर टेंस हम बनाते हैं, तो बनाने के लिए कौन कौन सी वर्ब काम में ली जाती है? फ्यूचर को बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब काम में ली जाती है, यानी कि इस टेंस में हम फ्यूचर बना सकते हैं। जैसे यहाँ बना वी आर गोइंग टू जयपुर टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किस में बनाया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वी आर गोइंग टू जयपुर, और हम कल जयपुर जा रहे हैं। बोलने में क्या आएगा? जा रहे हैं, लेकिन अर्थ क्या निकलेगा? जाएंगे, ठीक है। वर्ब कैसी है? गो, जाना। तो ये किसको बता रही है? गति को। अगर कोई गति बताने वाली क्रिया हो, ठीक है, गति बताने वाली क्रिया को डिनोट कर रही हो कोई क्रिया, और नियर फ्यूचर उस वाक्य में सेंस आ रहा है, तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ये आप थोड़ा सा याद रखें, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद देखें, एक चीज हमने बताई थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि जो स्टेटिव वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब यानी कि ऐसी वर्ब जिनका जो स्टेट बताती है, अवस्था या स्थायी भाव देती है, तो उन स्टेटिव वर्ब में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते। तो यहाँ हम थोड़ा सा लिखेंगे कि verbs not used in the progressive tenses। और ये बात ध्यान रखना, ये वर्ब ऐसा नहीं है कि ये केवल इसी टेंस की बात हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ये जो वर्ब है, अगर इनका प्रोग्रेसिव कहीं भी टेंस बन रहा है, ठीक है, ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं बता रहा हूँ। अगर इनका कहीं भी प्रोग्रेसिव टेंस बन रहा है, तो ये जो वर्ब है अपने पहले वाले टेंस में बनती है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाक्य बन रहा है और वर्ब ऐसी आ रही है जिनका यूज हम कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते, प्रोग्रेसिव में नहीं कर सकते, तो वाक्य को बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चौथा टेंस पढ़ेंगे आगे हम, तो उसके पहले कौन सा आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। ये तो होगी दोनों प्रेजेंट की बात। इसी तरह से पास्ट में भी है, इसी तरह से फ्यूचर में भी है। तो जो वर्ब प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं बन सकती, उनको हम उसके पहले जो टेंस आता है उस टेंस में व्यक्त करते हैं। ये नियम याद रखना, करेक्ट फॉर्म के लिए, एरर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कौन कौन सी वर्ब है जिनका हम यूज प्रोग्रेसिव में नहीं कर सकते? वैसे स्टेटिव वर्ब वाले टॉपिक में इसको मैंने लिखाया है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको यहाँ लिख लें। पहली वर्ब है, वर्ब का नाम लिख लें हम, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। जो ज्ञानेंद्रियों वाली क्रिया है, तो ज्ञानेंद्रियों वाली, इंद्रिय का बोध कराने वाली क्रियाएं, जैसे फील, हियर, सी, टेस्ट, ठीक है, ये वर्ब है। एक इसमें स्मेल लिख लें, फील महसूस करना, हियर सुनना, सी देखना, टेस्ट स्वाद लेना, स्मेल सूंघना, ज्ञानेंद्रिय जनित क्रिया है ये। तो इन वर्ब्स में भी हम क्या नहीं लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। ये याद रखें कि अगर ये वर्ब में से कोई भी, इनको बोलते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शंस, यानी कि इंद्रिय जनित क्रियाएं, अगर ये कहीं यूज हो रही है तो प्रोग्रेसिव टेंस में इनको हम यूज नहीं करेंगे। जिस टेंस में ये यूज हो रही है, ठीक है, उसके पहले, प्रोग्रेसिव से पहले जो टेंस बनेगा उसमें हम इनको यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखें हम, जैसे हम कहें आई एम हेयरिंग अ नॉइज आउटसाइड। हमने इस वाक्य को ये बनाने का प्रयास किया कि मैं बाहर एक की तरफ में शोर सुन रहा हूँ। तो यहाँ देखो आई एम हियरिंग, हियर कैसी वर्ब है? वर्ब ऑफ परसेप्शंस। इस क्रिया को हम आईएनजी में यूज नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? इनकरेक्ट हो गया। यहाँ हियरिंग का मतलब सुनवाई करना हो जाएगा। अगर ये वास्तविक अर्थ में यूज नहीं होंगी, इनका अर्थ बदल जाएगा। फिर अगर कहीं हम इनको इस तरह से यूज कर रहे हैं तो इनका अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। द सेंस ऑफ दिस कंडीशन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस।
तो ये आप याद रखें। बाकी की जो कंडीशन है उसके हिसाब से इसका अर्थ बदल जाएगा अगर उसमें आप आईएनजी फॉर्म लगाकर बना रहे हो। तो ये इनकरेक्ट हो गया। इसका करेक्ट क्या बनेगा? आई हियर अ नॉइज आउटसाइड, ये इसका करेक्ट बनेगा। तो ये मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इन वर्ब्स को यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा हम देखें, वर्ब रेफरिंग टू ए स्टेट ऑफ माइंड। लिखें verbs referring to a state of mind, a state of mind। तो मस्तिष्क की अवस्था बताने वाली क्रियाएं कौन कौन सी क्रियाएं हैं उनको आप लिख सकते हैं। ठीक है। बिलीव, लाइक, डिसलाइक, डिजायर, लाइक डिसलाइक डिजायर, हेट होप लव, हेट होप लव, ये देखो मस्तिष्क की अवस्था बताती हैं। नो, रिमेम्बर, नो रिमेम्बर। ठीक है। और लिख लें वांट, विश। तो इस तरह से अवस्था बताने वाली क्रियाएं जो भी हैं वो इसमें हम आ जाएंगी। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लें किस तरह से वाक्य हम यूज कर सकते हैं इसमें। देखो एक फॉरगेट लिख देता हूँ, फॉरगेट। ठीक है, फॉरगेट बोलना। आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। क्या बनेंगे हम? आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया भैया? इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? फॉरगेटिंग। सही क्या बनेगा? आई फॉरगेट हिज नेम। ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद रखें, ये एरर पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से टेंस के जो प्रश्न आते हैं वर्ब के लिए, चाहे आपको खाली जगह दे दी जाए वर्ब का यूज करने के लिए, चाहे वो ऑप्शन में आ जाए, तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है, ये हमें कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो तीसरा, स्टेट ऑफ बीइंग, verbs referring to a state of being, होने की अवस्था बताने वाली क्रियाएं। क्या बता रहे हैं? होने की अवस्था बताने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं? जैसे बी, ठीक है, बिलोंग टू, पोजीशन बताते हैं ये, बी बिलोंग टू। ठीक है। और आप लिखें कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ। ठीक है। डिपेंड ऑन। ठीक है। और लिखें हैव, ऑफ, ऑन, बसेस, रिमेन, रिजेंबल, etc। इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। ठीक है। जैसे
हम यूज करें एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ कार। हैविंग ए कार, पोजीशन बता रहा है, मैं कार रख रहा हूँ नहीं, मैं कार रखता हूँ। कैसे बोलेंगे इसको, आई हैव अ कार, ये करेक्ट होगा। हैविंग का मतलब वर्ब में जब हैविंग आप लगा रहे हो तो फिर इसका अर्थ खाने के अर्थ में आ जाएगा, ठीक है। हैविंग का अर्थ खाना हो जाएगा। फिर आई एम हैविंग, खाने के लिए लगाते हैं, आई एम हैविंग लंच, ठीक है। तो हैविंग का मतलब किससे आ जाएगा, फिर टू ईट से हो जाएगा। तो यहाँ इसका करेक्ट क्या बनेगा, आई हैव अ कार। उसके बाद इस तरह से आप देखो, ये लगभग मैंने यहाँ आपको शॉर्ट में कर दिया है। तो ये जो वर्ब हैं ये आप इस तरह से इनको समझ लें, इनमें आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते। तो ये लगभग हमारे इस टेंस के हैं। फिर इसमें एक छठवां नियम और हम यूज कर लेंगे कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो इस टेंस की सूचना देते हैं, जो ये प्रोग्रेस दिखा देते हैं कि इनमें ये प्रोग्रेस है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिखें हम कि द एडवर्ब्स कौन कौन से हैं, नाउ, लिखते चलें फटाफट, नाउअडेज, ठीक है, दीज डेज, और लिखें एट प्रेजेंट, ठीक है, और लिख लो एट दिस टाइम, ठीक है, और लिखें एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, ठीक है, और लिखें इसमें स्टिल, और आप इसमें लिखें थोड़ा सा कि देखो इनके अलावा इसमें हम थोड़ा सा याद रखेंगे कि कभी कभी इस तरह से आ जाता है दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस तरह लगा के इस तरह से वाक्य बने हुए होते हैं, ठीक है, टुडे। और एक वर्ड और हम यूज करेंगे, कभी कभी आ जाता है करंटली, द एडवर्ब्स लिख करके ये, ठीक है। फिर उसके बाद पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर दो, आर ऑफन यूज्ड इन दिस टेंस, पूरा सेंटेंस हो गया। द एडवर्ब्स इनके नाम लिखकर आर ऑफन यूज्ड इन दिस सेंटेंस, ऑफन का मतलब अक्सर, अक्सर ये जो एडवर्ब्स हैं इस टेंस में काम में लिए जाते हैं, अक्सर, ठीक है, ये जो एडवर्ब्स हैं इस टेंस में काम में लिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो एक महत्वपूर्ण बात और लिख लें नोट डालकर, कि हम जानते हैं कि ऑलवेज जो होता है ये क्या है, रेगुलर एक्टिविटीज, रिपीटेड एक्शन जो होते हैं उनको दिखाता है कौन सी टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन इसमें एक नियम आप रखेंगे, ये एरर पार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा नियम याद रखेंगे कि अगर किसी वाक्य में ऐसा महसूस हो हमें कि अनप्लीजेंट एक्टिविटी, कोई अनप्लीजेंट एक्टिविटी वाक्य में आ रही है, पसंद ना आने वाली क्रिया, ठीक है, अनप्लीजेंट एक्टिविटी, पसंद न आने वाली क्रियाएं वाक्य में हो तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑलवेज लगाते हैं। अगर अनप्लीजेंट एक्टिविटीज, पसंद न आने वाली क्रिया वाक्य में हो तो हम क्या लगाएंगे,
ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं, ये नियम है। ठीक है, जैसे आप एक सेंटेंस लिख लें, ही इज ऑलवेज टीजिंग मी, वह मुझे हमेशा चिढ़ा रहा है, यानी कि वो हमेशा चिढ़ाता रहता है। ध्यान रखना, टीज चिढ़ाना कैसी क्रिया हो गई, पसंद आने वाली है कि ना पसंद आने वाली है, अनप्लीजेंट एक्टिविटी है ये, ना पसंद आने वाली क्रिया है, इसलिए हम इसमें ऑलवेज का प्रयोग कर सकते हैं, ये आप याद रखें। ठीक है, इस तरह से ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित थे। एडवर्ब वाला तो बहुत सारे आपने पढ़े होंगे। एडवर्ब अगर वाक्य में आ रहा है तो हम उसमें वो टेंस लगाते हैं। एडवर्ब वाले बहुत सारे लिखे होंगे, चाहे तो आप एक आध में लिख देता हूँ। जैसे देखो एडवर्ब का मिस्टर शर्मा राइट अ स्टोरी बुक these days, इन दिनों कहानी की किताब लिख रहे हैं, तो क्या जाएगा आंसर बताओ, इज राइटिंग। अब ये मैंने बता ही दिया, इसमें ई जो आएगा पीछे ई हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसे लगाकर, क्यों मिस्टर शर्मा सिंगुलर है, इसके साथ क्या आ जाएगा, इज राइटिंग। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज हो गए। इन यूजेस में आपको इनको करना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको यूज़ करें, इनकी बात को समझें। एक चीज़ हमारी समझ में आई होगी कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है, जो फ्रेम है जिसे हम वाक्य बनाते हैं, वो फ्रेम लगभग एक जैसा होता है। केवल बदलना क्या है, केवल बदलना है हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को। एक तो ये याद रखना है, दूसरा इनके यूजेस सबके अलग अलग हैं, कौन सा टेंस कहाँ यूज करना है ये हमें थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो आज इतने ही पढ़ेंगे, उसके बाद आप पिछला दौरान थोड़ा सा कर लें टेंसेस का, फिर नेक्स्ट चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बात आप याद रखें, यदि आपको पूरे टेंस पूरी ग्रामर समझनी है तो जो सब्सक्राइब लिखा है उस बटन को आप दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। और कोई प्रॉब्लम यदि आपको है तो क्वेश्चन पूछें कमेंट्स में, उसका निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।